हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोल कर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा और विश्वास करता हूँ बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई निरंतर आप कर रहे होंगे और उसी निरंतरता को अब आगे कंटिन्यूटी करते हुए हम लोग आज बात करेंगे कक्षा 12th में सफलता बैच में। सबसे पहले आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि कक्षा 12th के हम लोग 2 लेक्चर कवर कर चुके थे। तीसरा लेक्चर आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ, चौथा लेक्चर, जिसमें हम लोग कुछ डिस्कशन पॉइंट ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे और इसको एक अलग अंदाज में, एक अलग स्ट्रेटजी के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कोशिश रहेगी कि जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाएं वो आपके दिमाग में एकदम छपी रहें, ताकि आप जब भी उन्हें देखें, जब भी आप उन्हें पढ़ें तो आपके दिमाग में एक तस्वीर सी झलकती रहे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कूलाम के नियम का सदिश रूप। जैसा कि हम लोगों ने पता है कि कूलाम का नियम हम लोग पढ़ चुके थे। कूलाम का नियम क्या कहता है? 2 बिंदु आवेशों के लिए ये लागू होता है। ये कहता है कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका वैल्यू हम लोगों ने आसानी से निकाली थी। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसके बाद इस जो आपने ये वैल्यू निकाली है उसको हम लोग सदिश रूप में देखेंगे। चूंकि बल एक सदिश राशि है, हमें पता है, तो इसका जो सदिश रूप आता है वो किस तरीके से हम लोग फॉर्मेट में निकालते हैं उसके बारे में आज अच्छे से चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सरल है, बड़ा सिंपल है। कूलाम के नियम का महत्व क्या है? क्यों कूलाम ने अपना नियम दिया? कहाँ कहाँ पे ये देखने को मिलता है? किस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस है? कोई भी नियम आता है, कोई भी चीज़ आती है तो निश्चित है उसका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस होता है, कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व होता है। उसको भी आज डिटेल्स में जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे कूलाम बल। कूलाम बल को हम लोग वैद्युत बल भी कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक से देखने में फेस बिल्कुल समान होता है। उसी तरीके से आज जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या तुलना है, क्या क्या इनमें क्वालिटीज़ आपस में मैच करती हैं, कौन सी चीज़ें भिन्न हैं। इसके बाद आवेश और द्रव्यमान की बात करेंगे कि आवेश क्या है, द्रव्यमान क्या है और किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से भिन्नता दर्शाते हैं। इतनी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप जानने से पहले हम लोग बात करते हैं कूलाम के नियम का अदिश रूप क्या कहता है। कूलाम के नियम का जो अदिश रूप है वो कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आप लोगों ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा हुआ था कि जो अदिश रूप है वो F बराबर होता है सर कूलाम का नियम 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बोलो बात सही है? यस सर, ये कूलाम का नियम है। ये अदिश रूप है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का हमें पता नहीं चल रहा है, कैसा क्या सीन है, इसलिए ये आपका अदिश रूप है। अगर हम देखें एक डायग्राम के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास कोई आवेश है, यहाँ पे रखा हुआ है Q1 जो कि प्लस है, और यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है वो भी प्लस चार्ज का है, यानी कि सेम चार्ज के दोनों आवेश हैं आपके पास, और ये आपसे आपस में स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। यहाँ तक कोई कष्ट है? नहीं सर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर इस आवेश के कारण इस पर बल चेक किया जाए तो जो आवेश आता है, जो बल लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है, और Q2 के कारण जो Q1 पर बल लगता है, जो Q2 के कारण Q1 पर बल लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है, इस तरीके से। अगर हम कहें कि Q1 के कारण Q2 पर जो लगने वाला बल है वो कितना होगा, तो आप कहेंगे जो बल होगा वो होगा 2/1। हमने मान लिया कि Q1 के कारण जो Q2 पर बल लग रहा है वो F21 लग रहा है, इस तरीके से, और Q2 के कारण जो Q1 पर बल लग रहा है वो हमने मान लिया कितना है, F12 है, F12 है। इतनी बातें क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बोलो। यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब हमने क्या कहा, हमने ये माना कि Q1 के कारण Q2 का जो हमने स्थिति सदिश लिया, इसे हम लोग एकांक सदिश बोलेंगे,
वो वेक्टर वेक्टर r12 ले लिया। कितना ले लिया? वेक्टर r12 एकांक सदिश ले लिया। जो ये दिखा रहा है, जो सदिश ये दिखा रहा है एकांक सदिश की इसकी दिशा इस साइड को Q2 की ओर है। Q2 के कारण अगर Q1 पर जो हमने एकांक सदिश लिया है इसको इस तरीके से, तो हमने इसको मान लिया r21 वेक्टर है। कितना है? r21 वेक्टर है। बोलो r21 कैप। ये कैप के बारे में आप लोगों ने कक्षा 11 में बहुत अच्छे से चर्चा की है कि जो भी कैप होता है वो ये बताता है कि दिशा को निर्धारण करता है और इसका मान ऑलवेज 1 होता है। इसे एकांक सदिश हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग एकांक सदिश कहते हैं। अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों आवेश सेम प्रकृति के हैं, मतलब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए Q1 Q2 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर सेम प्रकृति के होंगे और Q1 Q2 का मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं आएगा? इसका ये मतलब है ग्रेटर देन 0 का कि ये जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा? आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल काम करेगा यहाँ पर? प्रतिकर्षण बल। Q1 Q2 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो निश्चित है कि इसका मान ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, यानी कि 0 से बड़ा आएगा। तो इसका ये मतलब है कि ये जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अच्छा, इसका जो सदिश रूप होता है वो इस स्थिति में कुछ इस तरीके से निकल के आएगा जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जो F21 है, F21 है, ये क्या है? ये है सर, ये वाला जो बल है इसको हम कहेंगे Q1 के कारण Q2 पर बल, Q2 पर बल, ठीक है। और जो F21 है इसको हम कहेंगे F21 है इसको हम कहेंगे Q2 के कारण Q1 पर बल, Q1 पर बल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग जब लिखेंगे वेक्टर, और ये दोनों प्रतिकर्षण बल है भाई, ये भी याद रखना। कौन से बल है? ये प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण, ठीक है ना, प्रतिकर्षण, ये भी प्रतिकर्षण है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे F21 की वैल्यू तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, गौर से देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, बीच की दूरी कितनी है? r², ये हमने लिख दिया। और इसके साथ जो वेक्टर फॉर्म होगा वो दिशा का निर्धारण ये करेगा कि Q2 के कारण Q1 पर जो बल हम चेक करेंगे तो इसमें जो सदिश को हम लोग लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं आपका r12 कैप। ये बता रहा है कि जो एकांक सदिश है वो Q2 के डायरेक्शन में लग रहा है। ये क्या बता रहा है? कि ये बता रहा है कि जो आपका Q1 के कारण Q2 पर जो बल लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद एकांक सदिश हो गया। अगर हम ये वाला बल देखने का प्रयास करें तो ये बल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये बल कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा। F12 अगर हम लिखें F12 वेक्टर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। और यहाँ पर इसका कैप जब हम लगाएंगे तो इसके लिए हम लोग ये वाला एकांक सदिश यूज करेंगे, ये वाला एकांक सदिश यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर है? बोलो बोलो, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये क्या है? एकांक सदिश को हम लोगों को पता है कि एकांक सदिश क्या कहता है। इसको भी जरा निपटाने का कोशिश करेंगे कि r12 का जो कैप होता है वो बराबर होता है कि r1 वेक्टर, r12 वेक्टर अपॉन r1। मतलब हमें पता है एकांक सदिश क्या होता है, उस सदिश का वेक्टर और उसका परिमाण कहलाता है आपका एकांक सदिश। और एकांक सदिश केवल इसलिए यूज किया जाता है कि ये डायरेक्शन को बताता है कि किस डायरेक्शन में कौन सी चीज काम कर रही है। एकांक सदिश का केवल और केवल यही काम होता है कि ये डायरेक्शन का निर्धारण करता है कि किस डायरेक्शन में कौन सा बल, कौन सी चीज काम कर रही है। तो इस तरीके का इसका फॉर्मेट आएगा। सेम अगर यहाँ पे चेक करेंगे हम r21 को देखेंगे तो इसके लिए ये आएगा r21 वेक्टर अपॉन r21। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, इतनी बात क्लियर है। ये कह रहा है कि इसको अगर देखा जाए, ये r कैप क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एकांक Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला एकांक सदिश, ये क्या बता रहा है? Q1 के कारण Q2 का एकांक सदिश, एकांक सदिश, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इसको देखा जाए तो ये भी यही कह रहा है कि जो Q2 के कारण
Q1 का एकांक सदिश, एकांक सदिश। इस तरीके से हमें ये वेक्टर फॉर्म आपको आसानी से देखने को नज़र आ रहे होंगे, आसानी से ये आपको दोनों नज़र आ रहे होंगे किस तरीके से इनका फॉर्मेट समझ में आया हमें। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इतनी बात क्लियर है तो हम इसको रेज करेंगे। और ये जो आपने Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव लिए हैं, अगर इनका साइन चेंज हो जाए, क्या हो जाए, इनका साइन चेंज हो जाए, एक प्लस और एक माइनस हो, तो क्या सीन बनेगा उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहले वेक्टर फॉर्म में अगर आप इतना लिख देंगे, इतना कर देंगे, तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उसको कि आपने क्या बताने का कोशिश किया है। अच्छा, इस वाले चीज़ को हम लोग अब दो वेक्टरों के लिए लिखेंगे कि ये दो वेक्टर के लिए कैसे आएगा ये। चलो देखते हैं। दो वेक्टर जो कि दो आवेश आपके पास होंगे, दो आवेश आपके पास होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे। उनके लिए इसका क्या सीन बनेगा इसको देखने का प्रयास करते हैं। ऐसे आपके पास एक आवेश ये रहा प्लस क्यू, एक आवेश ये रहा माइनस क्यू, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमने मान ली कितनी है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अब सीन कुछ इस प्रकार है कि अगर Q1 के कारण Q2 पर बल लगाएंगे तो ये अट्रैक्शन बल लगाएगा। कैसा बल लगाएगा, अट्रैक्शन बल लगाएगा। पहले हम इसका एकांक सदिश लिख लेते हैं। ये अगर Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। इसके कारण इस पर देखेंगे तो R12 का कैप एकांक सदिश, इसके कारण इस पर देखेंगे R21 का कैप। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगर आप बलों को चेक करेंगे तो आकर्षण बल इसी साइड को लगेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से F12 वेक्टर, और इसके कारण इस पर आकर्षण जो बल लगेगा वो इस तरीके से लगेगा F21। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर इनका हम लोग जब परिमाण लिखेंगे, जब इसका रिजल्टेंट लिखेंगे, तो सेम जैसा हम लोगों ने पीछे किया था बिल्कुल वही आंसर आएगा। यानी कि F21 अगर आपको निकालना होगा, आपका F21 निकालना होगा, तो F21 के लिए जो आप लिखेंगे इसको, तो यही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। F21 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप, या F12 आप जब लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 का कैप, ठीक है। ये केवल ये बता रहा है, दिशा का निर्धारण करना है। और यहाँ पर जो Q1 Q2 है, जो Q1 Q2 का जो मल्टीप्लाई आएगा वो कैसा आएगा, आपका निगेटिव आएगा। कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये बताएगा कि यहाँ पर जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है ये क्या बताएगा आपको कि यहाँ पर जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है, आकर्षण प्रकृति का है। यहाँ पे चूंकि हम लोग दिशाओं का निर्धारण नहीं कर पाते, इसलिए अगर Q1 Q2 का जो मान है वो लेस देन 0 आएगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो कैसा है, आकर्षण प्रकृति का है। जबकि यदि Q1 Q2 का मान अगर पॉजिटिव आता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 आता है, तो हम वहाँ पे कहेंगे कि वो प्रकृति कैसी है, प्रतिकर्षण प्रकृति है। इस तरीके से हम लोग सदिश का निरूपण कर सकते हैं, कूलाम के नियम का सदिश का निरूपण कर सकते हैं। आई थिंक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आवेश दोनों सेम प्रकृति के हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि आवेश अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि खींचने का काम करते हैं। और यहाँ पर जो एकांक सदिश होता है वो केवल ये बताता है कि यहाँ पर जो सदिश हो रहे हैं वो किस प्रवृत्ति के हैं, जो आवेश हैं वो किस प्रकृति के हैं, और यहाँ पर जो बल लग रहा है वो किस प्रकृति का है। ये आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो गया। बात करते हैं कूलाम के नियम का महत्व, कि कूलाम का नियम कहाँ कहाँ पर लगता है, क्यों ये आया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बात करते हैं कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व, कूलाम के नियम का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं। लिखवाएंगे नहीं, आपको केवल बताएंगे कि क्या होता है कूलाम का नियम। अगर आपके सामने आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से। जैसे हम लोग देखते हैं जनरली जितने भी बल होते हैं वो कहीं ना कहीं कूलाम के बल या फिर स्थिर वैद्युत बल से रिलेट करते हैं। इसको हम लोग वैद्युत बल भी बोल देते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम बल,
के नियम का महत्व। कूलाम बल को हम लोग स्थिर वैद्युत बल या फिर वैद्युत बल भी कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं इसको। ये बल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, सबसे पहले ये बात करते हैं। ये बल हमें देखने को मिलता है अगर हमें किसी बड़ी दूरी की, अगर कोई बड़ी दूरियों के बीच हमें बल निकालना है आवेशों के बीच, तो हम लोग ये बलों का यूज कर सकते हैं। अगर बहुत छोटी दूरियों के लिए हम लोगों को बल निकालना है तो वहाँ पर भी हम इस बल का यूज कर सकते हैं। जैसे परमाणुविक जो दूरियाँ होती हैं, परमाणु के अंदर जो दूरियाँ होती हैं इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन के बीच की दूरी, वो भी हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। जितनी भी नाभिकीय दूरियाँ होती हैं उनको भी हम इस वैद्युत बल के द्वारा निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आपका कूलाम बल होता है वो बहुत छोटी दूरियां और बहुत बड़ी दूरियों को ज्ञात करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम कहें अगर स्थिर वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत प्रभावशाली है, या ऐसा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा काम का है, उपयोगी है, इस तरीके से इसका सीन रहता है। सबसे आप इसके बाद बात करते हैं कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल और इनमें अंतर देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हम अगर देखें कि अगर यहाँ पर हम लिखें वैद्युत बल को कूलाम बल भी कहेंगे, वैद्युत बल, और यहाँ पर अगर हम लिखें गुरुत्वाकर्षण बल, क्या लिखें, गुरुत्वाकर्षण बल, और इनमें अंतर जानने का प्रयास करते हैं तो हमें अंतर कुछ इस तरीके से निकल के आते हैं कि अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए वैद्युत बल का तो F बराबर होता है सर K 1/K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K लिख लो, A लिख लो, नियतांक है जिसका मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है Q स्क्वायर। अगर इसका मान देखा जाए F बराबर तो हमें पता आता है G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें समानता ये नजर आ रही है कि जिनकी बीच की दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी या फिर द्रव्यमानों के बीच की दूरी, अर्थात ये दोनों बल जो हैं वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। पहली समानता ये है, ये दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। कौन से? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। कौन से नियम का? व्युत्क्रम वर्ग। सेम यहाँ पर व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो ये है कि आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमेशा आकर्षण बल प्रकृति का होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कौन से प्रकृति का होता है? ऑलवेज आकर्षण प्रकृति का, आकर्षण। जबकि ये जो वैद्युत बल है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, आकर्षण एंड प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, दोनों प्रकृति का हो सकता है। ठीक है। चौथा पॉइंट, जो गुरुत्वाकर्षण बल है और जो आपका वैद्युत बल है, ये वाला बल इस बल की अपेक्षा बहुत गुना ज़्यादा होता है। अर्थात यदि हम देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन आपके पास है और एक इलेक्ट्रॉन और है और ये परस्पर r दूरी पर रखे हैं, अगर इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकाला जाए और इन दोनों के बीच अगर वैद्युत बल निकाला जाए तो 10⁻43 गुना आता है। अगर इसको गुरुत्वाकर्षण बल निकालें इलेक्ट्रॉनों के बीच तो आपका अगर एक आएगा, कितना? एक, तो ये आएगा इसका 10⁻14 गुना। अगर प्रोटॉनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल आप निकालोगे, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल अगर आप चेक करोगे तो अगर आपका उसका मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान अगर 1 आता है तो इसका आएगा 3⁻16 गुना। इतना ज़्यादा पावरफुल ये वाला बल होता है आपका क्या? वैद्युत बल। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल और आपके गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल इस तरीके से हम लोगों के साथ सीन निभाता है, इस तरीके से अपने साथ सीन निभाता है। इसके बाद बात करते हैं आवेश और द्रव्यमान की तुलना, कि आवेश और द्रव्यमान कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और एक बात और कि दोनों बल ये संरक्षी बल होते हैं और केंद्रीय बल होते हैं। केंद्रीय बल का ये मतलब है कि इनकी डायरेक्शन होती है केंद्र की ओर। संरक्षी होते हैं, संरक्षी और केंद्रीय दोनों सेम। संरक्षी बल होते हैं और केंद्रीय बल होते हैं। ठीक है, इतनी बात आप नोट डाउन कीजिए फटाफट, इतनी बात आप नोट डाउन कीजिए। बात करते हैं आवेश और द्रव्यमान, कि आवेश द्रव्यमान कैसे क्या सीन रहता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आवेश और द्रव्यमान का क्या सीन होता है
ये बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आवेश और द्रव्यमान। आवेश और द्रव्यमान। द्रव्यमान, आवेश मतलब चार्ज, द्रव्यमान मतलब मास। आवेश को Q से डिनोट करते हैं, जबकि द्रव्यमान को स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, हम ये देखते हैं दैनिक जीवन में कि जो आवेश है चार्ज और जो द्रव्यमान m है, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। मतलब अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका वेग हो सकता है कम हो, और अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम हो सकता है उसका वेग ज़्यादा हो। लेकिन आवेश में ये चीज़ कंडीशन फॉलो नहीं होती है। किसी भी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। पहला पॉइंट, सबसे बेहतरीन पॉइंट यही है। क्या सीन है कि जो वेग आवेश है आपका Q V पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान V पर निर्भर करता है। V द्रव्यमान पर निर्भर करता है, V द्रव्यमान पर निर्भर करता है, करता है। सॉरी, 1 लिखेंगे यहाँ पर, 2 लिखेंगे इसका। अच्छा, आवेश हमने ये देखा है, आवेश को हमने ये देखा है सर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हो सकता है कहीं पर चार्जेशन की घटना ना हो तो वहाँ पर आवेश का मान जीरो भी हो सकता है। तो हमने ये देखा सर कि जो आवेश होता है वो सर पॉजिटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जबकि द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। बोलो बात सही है कि गलत? हमेशा याद रखें कि आवेश धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जबकि आपका जो द्रव्यमान है वो हमेशा धनात्मक आएगा। बात करते हैं इसी के अकॉर्डिंग कूलाम बल की। हमने ये देखा कि जो आवेश के द्वारा आकर्षण प्रकृति का और विपरीत प्रकृति में आपका आकर्षण हो सकता है और सेम चार्ज में प्रतिकर्षण हो सकता है, लेकिन द्रव्यमानों के बीच जब बल लगता है तो वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का हो सकता है। यानी कि जो कूलाम बल लगेगा, आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण हो सकता है या आकर्षण हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। लेकिन जिस द्रव्यमानों के बीच जब भी बल लगेगा तो वो हमेशा कौन सी प्रकृति का होगा? आपका आकर्षण प्रकृति का होगा। आकर्षण प्रकृति हमेशा आकर्षण प्रकृति का होगा। ये भी हमेशा कैसा होगा? आपका आकर्षण प्रकृति का होता है। इसके बाद एक चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है क्वांटीकरण। ये वाला आपका क्वांटीकरण सिद्धांत का पालन करता है। क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, और इसमें क्वांटीकरण का सिद्धांत नहीं होता है। क्वांटीकरण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 2 3 4 5 6 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान ऐसा नहीं भी हो सकता है। 2.5 किलोग्राम हो सकता है कोई चीज़, 5.5 किलोग्राम हो सकती है कोई चीज़, 1.5 किलोग्राम हो सकती है कोई चीज़, मतलब कितनी भी हो सकती है। ये क्वांटीकरण सिद्धांत पर लागू नहीं होती है। ये आवेश और द्रव्यमानों के बारे में कुछ चर्चाएं थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आपके साथ और भी वीडियोस आते रहेंगे और आनंददायक वीडियो आते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग चीज़ों को सीखेंगे। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने नगर का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। बड़े लोगों को सम्मान कीजिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए। लव यू, थैंक यू सो मच।